हमने क्या बात की थी? प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पे वोल्टेज के फेजर डायग्राम को यूज़ किया था और उसका पूरा का पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन लेकर हमने क्या फाइंड आउट किया? करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन। लेकिन अब हमें क्या करना है? इसी फेजर डायग्राम को यहाँ पे कंसीडर करना है और आरसी सर्किट के लिए हमें इम्पीडेंस का फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। तो देखिए, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे कंसीडर कीजिए और यहाँ पे ये सोचिए कि यहाँ पे वी सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? कैपेसिटर में से पास होने वाला करंट, मतलब कि यहाँ पे होगा आई सी और उसके साथ उसका इफेक्टिव ओपोजिशन आएगा जो कि यहाँ पे होगा काई सी। तो जैसे कि इन दोनों इक्वेशंस में हमें यहाँ पे आई सी और रजिस्टर के इक्वेशन में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? आई आर। लेकिन हम ये जानते हैं कि करंट का ये जो यहाँ पे वैल्यू है आरसी सर्किट में, वो वैल्यू और उसका डायरेक्शन दोनों क्या है? इक्वल है। जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे ये जो आपका करंट हॉरिजॉन्टल होने के कारण ये जो आपका वी सी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? यहाँ पे काई सी का होगा। मतलब कि ये जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो जो डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में क्या होगा? उसी कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसके कारण हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? वीसी और काई सी की डायरेक्शन इक्वल मिलेगी। तो अगर मैं इसी फेजर डायग्राम को यहाँ पे वीसी के रिप्लेसमेंट में काई सी लिखने की कोशिश करूंगा तो ये 100% क्या साबित होगा? ट्रू साबित होगा। मतलब कि मैं यहाँ पे माइनस वीसी के बजाय क्या लिख सकता हूँ? माइनस काई सी। मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन और नीचे की डायरेक्शन में होने के कारण मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन को क्या किया है? ऑफर किया है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? मैं इस पूरे के पूरे वोल्टेज के फेजर डायग्राम को जब मैं इसके ओपोजिशन के डायग्राम में, मतलब कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे वीसी की टर्म रिप्लेस हो जाएगी काई सी के फॉर्म से। और अगर मैं रजिस्टर को कंसीडर करता हूं तो क्या होगा? यहां पे आएगा वी आर इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आर। मतलब कि यहां पे मैं करंट को हॉरिजॉन्टल होने के कारण यहां पे निग्लेक्ट कर देता हूं तो क्या होगा? ये आपका वी आर की ये जो टर्म है वो वी आर की टर्म आर से हो जाएगी रिप्लेस। तो यहाँ पे इसी फेजर डायग्राम में ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल टर्म है, इस हॉरिजॉन्टल टर्म को मैं यहाँ पे वी आर से रिप्लेस करके क्या लिख दूंगा? आर लिख दूंगा। तो ये जो आपका पूरा का पूरा फेजर डायग्राम है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नीचे की वर्टिकल डायरेक्शन में ये बन जाएगा नेगेटिव काई सी और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बन जाएगा आर। तो यहाँ पे क्या होगा? जब मैंने यहाँ पे वी सी को और वी आर को यहाँ पे काई सी और अगर आर से रिप्लेस कर दिया है तो यहाँ पे मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर को कभी भी वोल्टेज के फॉर्म में यूज नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे यहाँ पे भी इसे वोल्टेज की जगह कुछ अलग टर्म का कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। तो देखिए वो टर्म क्या आ सकती है? यहाँ पे मैंने क्या किया था? यहाँ पे रजिस्टर का रेजिस्टेंस यूज किया, कैपेसिटर का क्या यूज किया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज किया। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो आपका वेक्टर है वो किसका है? रजिस्टर के रेजिस्टेंस का। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपका वेक्टर है वो किसका है? कैपेसिटर के रिएक्टेंस का। तो मैं यहाँ पे पूरी की पूरी सर्किट में अगर इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन लेने की कोशिश करता हूँ तो वो एडिशन ना ही रेजिस्टेंस आ सकता है और ना ही रिएक्टेंस आ सकता है। तो वो एक एडिशन जो बन के आएगा वो क्या होगा? वो होगा यहाँ पे इम्पीडेंस। तो यहाँ पे इस पूरी की पूरी फॉर्म को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे रिप्लेस करके इस इक्वेशन को सोल्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस कंसिडरेशन में, इफ ZRC इज द इफेक्टिव ओपोजिशन ऑफ ऑफर्ड बाय द RC सर्किट, देन यहाँ पे ये क्या बन के आएगा? हमें यहाँ पे इस ZRC को कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये किस तरह से मैंने लिखा है? देखिए, ये जो हमारी सर्किट थी, इस सर्किट में ये जो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन थी वो कौन सी थी? माइनस काई इंटू सी। और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी वो कौन सी थी? कैपिटल आर। तो अगर मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को यूज करता हूँ तो ये ट्रायंगल को यूज करने के कारण मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? ये ट्रायंगल का ये जो एंगल है वो एंगल क्या है? 90 डिग्री का। तो जिसके कारण इस ट्रायंगल में, मतलब कि ए ओ सी में, मतलब कि ए ओ सी ट्राइंगल में मैं यहाँ पे कुछ
पाइथागोरस इक्वेशन का यूज करता हूं। तो पाइथागोरस इक्वेशन का यूज करने के कारण क्या होगा, ये आपकी ओ सी जो साइड है वो ओ सी का स्क्वेयर किसके इक्वल में आएगा, वो इक्वल में आएगा ओ ए के स्क्वेयर के इक्वल में, मतलब कि ओ ए स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। यहाँ पे क्या आएगा, ए सी स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या है, ओ ए के इक्वल में है, यहाँ पे आर का स्क्वेयर आएगा, क्योंकि ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, आर है। प्लस ये जो आपका ए सी है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये है ए सी, इसका मैग्नीट्यूड आएगा इक्वल्स टू द माइनस काई सी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने के कारण इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसके कारण मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये आपका ए सी का स्क्वायर है, इसके इक्वल में यहाँ पे मैं लिखूंगा काई सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे काई सी की ये जो माइनस साइन है वो यहाँ पे स्क्वायर होने के कारण क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है डायरेक्टली, आर स्क्वायर प्लस काई सी स्क्वायर। तो कुछ इसी तरह से मैंने इसी इक्वेशन को क्या किया था, यहाँ पे रिप्लेस किया था, जो कि ये आपका फाइनल इक्वेशन है किसके लिए, इम्पीडेंस के लिए। तो ये जेड आर सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस काई सी स्क्वेयर बनता है, मतलब कि ये आपका नेगेटिव काई सी इसका स्क्वेयर और ये आपका आर इसका स्क्वेयर। अगर मैं इन दोनों साइड का स्क्वेयर लेकर इसका एडिशन करके स्क्वेयर रूट निकालता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये आपका ये जो पूरा का पूरा आरसी सर्किट है उसके इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड बन के आएगा। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको जेड आर सी वाली टर्म किस तरह से डिराइव हो सकती है वो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस काई सी का मतलब कि जैसे कि हम जानते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस तरह से लिखा जा सकता है, 1/ओमेगा सी से लिखा जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में काई सी के स्क्वायर को मतलब कि काई सी टर्म को 1/ओमेगा सी से यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, काई सी का स्क्वायर क्या बन के आएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको रिप्लेसमेंट लेने के बाद हमें यहाँ पे ये इक्वेशन फाइनल में मिलता है, जो कि क्या है, ये आपका इफेक्टिव इम्पीडेंस का इक्वेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको आगे की स्लाइड में और आगे के लेक्चर में समझाया था कि I इज इक्वल्स टू वी अपॉन, हमें यहाँ पे अंडर रूट में क्या मिला था, आर स्क्वेयर प्लस काई सी स्क्वेयर। तो मैंने वहां पे भी बोला था कि ये जो आपकी डिनोमिनेटर की इक्वेशन है, डिनोमिनेटर की टर्म है, वो क्या है, असल में इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करती है। और ये इम्पीडेंस आपकी पूरी की पूरी आरसी सर्किट का है, ना ही सिर्फ रजिस्टर का है और ना ही सिर्फ कैपेसिटर का है। ये दोनों कंपोनेंट्स का ये ऐड होने वाला पूरा का पूरा इफेक्टिव ओपोजिशन है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो ये क्या है, जेड आर सी, जो कि यहाँ पे हमने इस पूरे के पूरे इक्वेशन को कंप्रेस करके क्या लिख दिया है, I इज इक्वल्स टू वी अपॉन जेड आर सी। तो यहाँ पे करंट है पूरी की पूरी सर्किट का करंट, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो पूरी की पूरी सर्किट का वोल्टेज है, और जेड आर सी है वो पूरी की पूरी सर्किट का इफेक्टिव ओपोजिशन है, जिसे कि हमने इम्पीडेंस बोला है। तो देखिए कि हमने यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देखा, इसका कंक्लूजन क्या बन के आता है। The effective opposition offered by the CR circuit to the AC is called the impedance of CR circuit, जो कि हमने यहाँ पे ZCR या तो ZRC से डिराइव किया था। इसे क्या बोलना चाहिए हमें, impedance of RC या तो CR circuit. Let phi be the angle made by the resultant of VC and VR with the x-axis then from the figure. तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे इस काई सी को पहले की फिगर में क्या कंसीडर किया था, वी सी, और ये आगे माइनस की साइन, और इस आर को हमने आगे की फिगर में क्या कंसीडर किया था, वी आर। तो ये माइनस वी सी और वी आर, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे इसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिप्लेस करता हूँ तो ये वेक्टर क्या बनेगा, ये वेक्टर रिजल्ट में बनेगा वोल्टेज का वेक्टर। तो ये जो आपका वोल्टेज का रिजल्ट का वेक्टर है, ये वेक्टर, ये यहाँ पे इस एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है, ये एंगल बनाता है माइनस फाई, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में होने के कारण, क्लॉकवाइज होने के कारण यहाँ पे ये एंगल क्या बनेगा, माइनस फाई। तो यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करता हूँ तो ये एंगल क्या बन के आता है, देखिए हम इस एंगल को यहाँ पे कंसीडर करेंगे और इसी फेजर डायग्राम का यूज करके हम ये देखेंगे
कि ये एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि ये जो आपका एंगल है ना, वो एंगल आपको इस पूरी की पूरी आरसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है और उसका ये जो वोल्टेज होता है, इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस प्रिपेयर होता है, ये आपको बता के देने वाला है। मतलब कि आपकी इस पूरी की पूरी सर्किट का करंट और इस पूरी की पूरी सर्किट का ये जो वोल्टेज है, वो दोनों एक दूसरे से कितने आगे या तो कितने पीछे है, उस पूरे के पूरे फेज एंगल को यहाँ पे हमें क्या करना है, डिराइव करना है। इस सर्किट में कंसीडर कीजिए कि ये जो आपकी पूरी की पूरी सर्किट है, इस सर्किट में हमें यहाँ पे टेन ऑफ फाइव फाइंड आउट करना है। तो देखिए टेन ऑफ फाइव क्या होता है, ये हो गया हमारा वो ट्राइंगल कि जिसे हमें यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर करना है। तो अगर मैं इस एंगल को यूज करके टेन ऑफ फाइव का इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा ए सी अपॉन ओ ए, मतलब कि ये ए सी साइड और ये आपकी ओ ए साइड। तो ए सी अपॉन ओ ए जब आप लिखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस ट्राइंगल में ए सी को आपको यहाँ पे ओ बी से क्या करना है, रिप्लेस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में भी है और इक्वल लेंथ में भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी ओ बी से रिप्लेस होगा, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ए सी यहाँ पे ओ बी से क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है। और यहाँ पे ओ बी की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस वी सी है, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे आप माइनस काई सी लिखिए या तो माइनस वी सी लिखिए, और यहाँ पे या तो आप आर लिखिए या तो यहाँ पे आप लिखिए वी आर, वो यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि ओ बी के इक्वल में नेगेटिव डायरेक्शन में होने के कारण हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस वी सी, और ओ ए के इक्वल में हम लिखेंगे यहाँ पे वी आर। तो कुछ इस तरह से हमने दो वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। बाद में हम ये भी जानते हैं कि ये कैपेसिटर का ये जो पोटेंशियल होता है और रजिस्टर का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कैपेसिटर के केस में ये आता है आई इंटू काई सी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के कारण हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को एज इट इज फॉलो करेंगे। और ये जो रजिस्टर का इक्वेशन है उसमें क्या आएगा, आई इंटू आर, और करंट दोनों इक्वल डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में होने के कारण हम यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने के कारण हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा काई सी अपॉन आर। तो ये इक्वेशन क्या बनता है, टेन ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू माइनस काई सी अपॉन आर। तो देखिए हमने यहाँ पे ये जो इक्वेशन का पूरा मैकेनिज्म यूज किया, वो मैकेनिज्म किसको कंसीडर करके यूज किया, हमने यहाँ पे वोल्टेजेस को कंसीडर करके यूज किया। तो हमें ये यहाँ पे क्या मिला, टेन ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू माइनस काई सी अपॉन आर। तो ये जो रास्ता था वो हमने वोल्टेज के फेजर डायग्राम को कंसीडर करके अख्तियार किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस टेन ऑफ फाइव को डायरेक्टली इस फेजर डायग्राम को यूज करके यूज करता हूं, मतलब कि ये जो फेजर डायग्राम है वो किसका है, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को यूज करके ड्रॉ किया गया है। तो अगर मैं डायरेक्टली इसी फेजर डायग्राम को यूज करता हूं तो इसके कारण मुझे यहाँ पे ये जो टेन ऑफ फाइव मिलता है वो क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे इसी फॉर्मेट में टेन ऑफ फाइव क्या बनेगा, ये ए सी अपॉन ओ ए बनेगा। तो ये ए सी क्या है, ये आपके ओ बी के इक्वल में है, और ये ओ बी क्या है, माइनस काई सी है, मतलब कि ए सी ये जो आपका ऊपर का टर्म था वो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस काई सी, और ये जो आपका ओ ए है वो यहाँ पे क्या बनेगा, आर बनेगा, मतलब कि ये ओ ए यहाँ पे बन गया आर। तो ये जो रिजल्ट बन के आता है डायरेक्टली इस इम्पीडेंस के फेजर डायग्राम के ऊपर से, ये रिजल्ट बनता है ये टेन ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू माइनस काई सी अपॉन आर। और ये जो रिजल्ट बना था वो किसके फॉर्मेट से बना था, वो यहाँ पे वोल्टेज को कंसीडर करने के कारण बना था। तो ये दोनों रिजल्ट यहाँ पे क्या आते हैं, सेम आते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे वोल्टेज के फेजर डायग्राम को यूज कीजिए या तो यहाँ पे इम्पीडेंस के फेजर डायग्राम को यूज कीजिए, वो यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि काई सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, काई सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या यूज कर देते हैं, काई सी की वैल्यू को, जो कि यहाँ पे बन के आएगी 1 अपॉन ओमेगा सी, जिसके कारण ये आपका टेन ऑफ फाइव का इक्वेशन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, टेन ऑफ फाइव इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर इंटू ओमेगा सी। और अगर मैं यहाँ पे इस फेज एंगल फाइव को फाइंड आउट करने के लिए फाइव को एज अ सब्जेक्ट लेता हूँ तो क्या आ जाएगा,
टेन का इनवर्स फंक्शन आ जाएगा फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ माइनस 1/r⍵c, जो कि यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट करता है, द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ -1/r⍵c। तो यहाँ पे हमने इस पूरे के पूरे फेजर डायग्राम को यूज करके क्या किया, पहले वोल्टेज के कंसिडरेशन में हमने 10 फाइंड आउट करने की कोशिश की, और फिर बाद में हमने यहाँ पे इस इम्पीडेंस के फेजर डायग्राम को यूज करके 10 फाइंड आउट करने की कोशिश की, जो कि हमें यहाँ पे इक्वल मिला। और जैसे ही हमने यहाँ पे फाई को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर किया, तो वो क्या बन के आया, वो यहाँ पे हमें फेज एंगल देता है, जो कि हमारे पूरे के पूरे वोल्टेज और करंट के बीच में बन के आता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा टर्म समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे फेज एंगल को फाइंड आउट करने के बाद हमें ये देखना है कि ये जो हमारी आरसी सर्किट है, उस आरसी सर्किट में ये जो पावर फैक्टर बन के आता है, वो पावर फैक्टर असल में होता क्या है। तो उस पावर फैक्टर में भी हमें यहाँ पे इसी फेजर डायग्राम का यूज करना पड़ेगा, और इस फेजर डायग्राम में हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, कोस ऑफ फाई यूज करना पड़ेगा। तो देखिए, इसी फेजर डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा समझ लीजिए कि अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करता हूँ, तो इस एंगल के कारण, मतलब कि इस फाई एंगल के कारण मुझे यहाँ पे कोस ऑफ फाई क्या मिलेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोस फाई फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, तो कोस फाई का इक्वेशन क्या होता है, इस पूरे के पूरे ट्राइंगल के लिए कोस फाई बनेगा यहाँ पे क्या, आपकी ये एडजेसेंट साइड अपॉन ये इसका हाइपोटेनस। तो ये एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है ओ ए, अपॉन ये इसका हाइपोटेनस क्या बनेगा, ये बनेगा ओ सी। तो एडजेसेंट साइड मतलब कि ये ओ ए, इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे है ये आर, मतलब कि क्या आएगा, ओ ए इक्वल्स टू आर होगा। और फिर ये जो आपका हाइपोटेनस है ओ सी, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये क्या है, ये है यहाँ पे जेड एल आर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जेड एल आर। मतलब कि आपको ये याद रखना है कि अगर मैं इस ट्राइंगल में कोस ऑफ फाई फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, तो वो क्या बन के आएगा, आर अपॉन जेड एल आर। तो इतना समझने के बाद मैं आपको ये समझाता हूं कि असल में ये जो आपका पावर फैक्टर होता है वो होता क्या है। तो देखिए, इन द सीरीज सीआर सर्किट वोल्टेज लेग्स बिहाइंड द करंट, or in other words the current is said to lead the voltage by an angle phi। मतलब कि जैसे ही हम यहाँ पे आरसी सर्किट का पूरा फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि हमने आगे यहाँ पे टेन ऑफ फाई का इक्वेशन फाइंड आउट किया, और उसमें से फाई को एज अ हमने सब्जेक्ट यूज किया, तो वहाँ पे हमें क्या मिला था, फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ -1/r⍵c। तो वहाँ पे क्या था, ये जो आपका वोल्टेज था वो करंट से क्या था, लेग बिहाइंड था, मतलब कि पीछे था। तो आपका करंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टली था, जबकि आपका वोल्टेज नीचे की डायरेक्शन में क्या था, वर्टिकली था। तो ये क्या था, VC जो कि माइनस है, और ये क्या था यहाँ पे आपका VR जो कि यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में था, हॉरिजॉन्टल। तो कुछ इस तरह से अगर मैं यहाँ पे ये I किसका है, ये पूरी की पूरी RC सर्किट का है, और अगर मैं यहाँ पे V को कंसिडर करता हूँ, जो कि यहाँ पे किसका है, पूरी की पूरी RC सर्किट का है, तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किए जा सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो आपका VRC है ना, वो पूरा का पूरा 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि उस टेन ऑफ फाई के इक्वेशन में, या तो फाई के इक्वेशन में जो पूरा का पूरा टर्म था ना, वो ओमेगा के ऊपर डिपेंड था। मतलब कि आपका एंगल फाई कितना बनेगा, मतलब कि ये आपका करंट और ये वोल्टेज के बीच का ये कितना एंगल बनेगा, ये डिपेंड्स है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के ऊपर। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर होती है, वो तो आपके प्रोवाइड किए गए सप्लाई की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहते हैं, तो यहाँ पे IRC और यहाँ पे VRC के बीच का ये जो एंगल है, वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल ये यहाँ पे क्या हो सकता है, कंसिस्ट हो सकता है। मतलब कि ये फेजर डायग्राम में आप यहाँ पे ICR और VCR को 100% परपेंडिकुलर ही होगा, ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये एंगल क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू द ओमेगा चेंज होते रहेगा।
तो आपको यहाँ पे जो इक्वेशन था वो इक्वेशन को अच्छी तरह से याद रखना है कि वहाँ पे ये जो फाई था वो फाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ -1/r⍵c था। तो मतलब ये होता है कि आपकी आरसी सर्किट में जो रजिस्टर होगा उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू और ये जो आपका कैपेसिटर होगा उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्योंकि ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों, कैपेसिटर और रजिस्टर का क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। क्योंकि हम यहाँ पे एसी सर्किट में यूज किए जाने वाले सभी ये कैपेसिटर और रजिस्टर को क्या यूज करते हैं, फिक्स वैल्यू के साथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म में आर और सी तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अगर कोई वेरिएबल टर्म है तो वो कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा है। मतलब कि 10 इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे टोटली ओमेगा के ऊपर डिपेंड होगी। और ये ओमेगा क्या है, आपके एसी सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो आपको इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे चेंज करना है, मतलब कि आपको यहाँ पे हैंडल करना है। तो जैसे ही आप इस ओमेगा को हैंडल करते हैं तो आपका ये ओमेगा के कारण ये आपका जो फाई है ना, जो कि फेज एंगल है, यहाँ पे आपके वोल्टेज और करंट के बीच का ये क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। मतलब कि ये 100% 90 डिग्री ही होगा, ये कहना यहाँ पे आसान नहीं है। तो ये आपको याद रखना था। अब हम क्या देखते हैं, सिंस अ प्योर कैपेसिटर कंज्यूम्स नो पावर, द सर्किट पावर कंजम्पशन इज ड्यू टू द रजिस्टर ओनली। मतलब कि आपकी इस आरसी सर्किट में जब आप करंट और वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं तो हम जानते हैं कि रजिस्टर के ऊपर अपना एक वोल्टेज ड्रॉप होता है और कैपेसिटर के ऊपर भी अपना एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन अगर ये आपका कैपेसिटर प्योर है तो प्योर कैपेसिटर कभी भी अपने ऊपर पावर को कंज्यूम नहीं करता है। कंज्यूम से मेरा मतलब ये है कि अपने ऊपर कभी भी ये पावर को डिसिपेट नहीं होने देता है। जो भी पूरा का पूरा पावर आपकी इस आरसी सर्किट में डिसिपेट होता है वो मोर ओवर किसके कारण होता है, रजिस्टर के कारण होता है। क्योंकि रजिस्टर की हम अच्छी तरह से प्रॉपर्टी जानते हैं कि रजिस्टर स्पेशली ऑब्स्टिकल प्रोवाइड करने का काम करता है। लेकिन अगर ये आपका कैपेसिटर आइडियल है और प्योर कैपेसिटर है तो उसके ऊपर कभी भी पावर क्या होता है, कंज्यूम नहीं होता है। तो क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो पावर का इक्वेशन क्या होता है, पावर P इज इक्वल्स टू आई इंटू वी, या तो दूसरा इक्वेशन है आई स्क्वेयर इंटू आर। तो यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को, मतलब कि पावर के इस इक्वेशन को यहाँ पे आई स्क्वेयर को किस तरह से लिखता हूं, आई इंटू आई। तो जैसे कि मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला है, P इज इक्वल्स टू आई इंटू आई, और साथ में ये आर तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे एक आई की वैल्यू को मैं यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करता हूं, V/ZR/C। तो यहाँ पे हमें ये पूरा का पूरा आई, जो कि आपकी पूरी की पूरी आरसी सर्किट का करंट है, उसे आपको लिखना है V/ZR/C, जो कि हमने यहाँ पे आगे ही डिराइव किया था। तो जैसे मैं इस टर्म को यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश करता हूं तो ये टर्म क्या बनेगी, P इज इक्वल्स टू आई इंटू द ब्रैकेट V/Z/R/C। और यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए मैं इस I और V को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूं तो ये क्या हो गया, I इंटू वी। फिर क्या बचता है, फिर ये आपका R और Z इंटू आर सी बचता है, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ इस तरह से कंपेयर हो गया। तो ये हो गया R/Z इंटू CR। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ से कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही फेजर डायग्राम में समझा दिया था कि R/Z इंटू आर सी ये क्या बन के आता है, ये बन के आता है कोस ऑफ फाई। तो मतलब क्या होगा कि मैं इस टर्म को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ फाई लिख सकता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोस ऑफ फाई लिखता हूँ तो क्या होगा, देखिए ये यहाँ पे कोस ऑफ फाई में ये टर्म कोस ऑफ फाई किसके ऊपर डिपेंड है, देखिए ये आर के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि ये आपकी कोस ऑफ फाई टर्म जैसे ही इंक्रीज होगी तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इंक्रीज होने के कारण आपका पावर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपकी ये कोस ऑफ फाई वाली टर्म इंक्रीज कब होगी।
मतलब कि cos ऑफ फाई किस केस में इंक्रीज होती है ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे cos ऑफ फाई के इक्वेशन को देखना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे cos ऑफ फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड आर सी के। मतलब कि ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल में है, आर के प्रोपोर्शनल में। तो यहाँ पे साफ मीनिंग दिखता है कि अगर ये आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी वाली टर्म इंक्रीज होती है तो आपका cos ऑफ फाई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कि ये आपके cos ऑफ फाई की पूरी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो इसके कारण जैसे ही cos ऑफ फाई इंक्रीज होगा तो आपका पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि ये होता है साफ में कि जैसे कि आपको ये स्टेटमेंट दिया गया था कि प्योर कैपेसिटर में कभी भी पावर कंज्यूम नहीं होता है। तो ये पूरी की पूरी सर्किट का ये जो पावर का कंजम्पशन है वो कंजम्पशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है पूरे के पूरे रजिस्टर के ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में देखा कि आपकी ये cos ऑफ फाई की प्रॉपर्टी आर के ऊपर डिपेंड है और ये cos ऑफ फाई पूरा का पूरा पावर के इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी में आता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये पावर फैक्टर समझ में आ गया होगा कि पूरी की पूरी आरसी सर्किट में ये जो आपका रजिस्टर है वही पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा लेक्चर था आरसी सर्किट के बारे में, इसमें हमने क्या क्या समझा, हमने यहाँ पे ये देखा कि रजिस्टर और कैपेसिटर को अगर हम यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करते हैं और उसके साथ एसी सप्लाई को प्रोवाइड करते हैं तो उस एसी सप्लाई के कारण हमें यहाँ पे ये जो पूरी सर्किट मिले है उसे हमें क्या बोलना चाहिए, एसी सर्किट का एक स्पेशल केस जो कि है आरसी सर्किट। फिर हमने वहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर के अलग अलग पैरामीटर्स को कंसिडर किया। यहाँ पे उनके सभी पोटेंशियल को कंसीडर करने के बाद उन पोटेंशियल का हमने क्या किया, फेजर डायग्राम ड्रॉ किया और उस फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमने वहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन निकाला जो कि हमें वहाँ पे I इज इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस काई सी स्क्वायर के फॉर्मेट में मिला। फिर हमने उन सभी टर्म्स को यूज करके क्या किया, वोल्टेज के फेजर डायग्राम को यहाँ पे हमने रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जो कि रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के कारण हमें यहाँ पे इम्पीडेंस मिला। फिर इम्पीडेंस को जैसे ही हमने यहाँ पे पाइथागोरस इक्वेशन से सोल्व किया तो जेड आर सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट हमें क्या मिला, आर स्क्वायर प्लस काई सी स्क्वायर मिला। फिर उसको यूज करके हमने करंट और वोल्टेज दोनों के बीच का जो फेज एंगल होता है वो हमने पूरी की पूरी सर्किट के लिए फाइंड आउट किया। तो वो फेज एंगल हमें वहां पे क्या मिला, फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ -1/r ω c। तो ये फेज एंगल क्या था, आपके पूरे के पूरे करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल। और ये फेज एंगल हमें यहाँ पे ये पता चला कि ये पूरा का पूरा डिपेंड है आपके एसी सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के ऊपर। फिर हमने इन सभी टर्म्स को समझने के बाद क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि पूरी की पूरी आरसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर में हमने P इज इक्वल्स टू आई इंटू वी या तो आई स्क्वायर इंटू आर का यूज किया। जो भी टर्म हमारे पास यहाँ पे रिप्लेसमेंट के लिए अवेलेबल थी उसे हमने रिप्लेस किया और ये देखा कि आपका प्योर कैपेसिटर कभी भी पावर को डिसिपेट या तो कंज्यूम नहीं करता है, जबकि रजिस्टर ही ऐसा एक कंपोनेंट है जो कि आपकी पूरी की पूरी आरसी सर्किट में पावर को क्या करता है, कंज्यूम करता है या तो डिसिपेट करता है। तो इसके कारण हमें पावर फैक्टर मिला P इज इक्वल्स टू आई इंटू वी कोस ऑफ फाई। तो आई होप कि यहाँ पे ये जो सभी प्रॉपर्टीज सभी टर्म्स थी वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप कुछ इसी तरह से एसी सर्किट के अलग अलग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं मेरे पूरे के पूरे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट में आपको पूरी की पूरी एसी सर्किट के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करने के बाद आपको इसके प्लेलिस्ट को चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर देने की आपको कोशिश कर